साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में एक किताब लग जाती है जो आपकी सोच में कुछ नए न्यायपरक आयाम और उन्हें समझा सकने वाले उदाहरण जोड़ देती है। कुछ महीनों पहले मेरे हाथ भी ऐसी ही एक किताब लगी। आज मैं आपके सामने उस किताब से एक कविता और उसकी व्याख्या को प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है शशिकला और इसके लेखक हैं पवन कर्ण। यह कविता पवन कर्ण के स्त्री शतक नाम के कविता संग्रह से ली गई है। स्त्री शतक कविता संग्रह के 2 भाग हैं। प्रस्तुत कविता स्त्री शतक के दूसरे भाग में शामिल है। इस कविता की कविताओं का अध्ययन मैं पिछले 10 महीनों से कर रहा हूँ। स्त्री शतक नाम के काव्य संग्रह का एक भाग और है, पहला भाग, लेकिन पहले वह मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया था। इसका पहला भाग मुझे 5 दिन पहले ही अमेज़न पर दिखाई दिया और अब मैंने उसे मंगवा लिया है। ये है स्त्री शतक का पहला भाग और है उसका दूसरा भाग। अपने दूसरे संग्रह में पवन कर्ण ने कमाल का काम किया है। इस तरह का काम करने के लिए बहुत मेहनत, धैर्य और एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। इस तरह की रचनाओं को रचने के लिए सामाजिक न्याय के विचार में गहरा विश्वास होना ज़रूरी होता है। पवन कर्ण की कविताओं को पढ़कर लगता है कि भारतीय मिथकों में स्त्री के खिलाफ जो धार्मिक किस्म के संरचनागत अन्याय हुए हैं उनसे वे दुखी हैं और उनसे टकराना चाहते हैं। मिथकों को लेकर हमारे सामने 2 विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि हम उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाएं, और दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि मिथकों के साथ बदलते नैतिक पैमानों की रोशनी में संवाद किया जाए, उनकी नई व्याख्या की जाए, ताकि उपलब्ध साहित्य के आधार पर भी हम अपनी रचनात्मक और आलोचनात्मक समझ को बढ़ा सकें। हमारे देश में आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत चर्चा है। इस विषय पर यूनिवर्सिटीज़ में नए नए कोर्सेज लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन कोर्सेज का स्वर विश्वविद्यालय के अर्थ के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि उनमें समझने की नहीं, मान लेने की उम्मीद है। पवन कर्ण का यह कविता संग्रह इंडियन नॉलेज सिस्टम की मर्दवादी सोच पर एक गंभीर टिप्पणी है। स्त्री शतक नाम की कविता संग्रह के दोनों भागों में पवन कर्ण ने हिंदू मिथकों से 100 मिथकीय स्त्रियों को चुनकर उनके मन की बात कविता के जरिए कही है। वो बात जिसको कहने से स्त्रियों को रोका गया और रोकने वाला मर्दवादी हिंदू मिथकीय साहित्य है। जैसे इंद्रलोक की अप्सराएं मानती हैं कि षड्यंत्रकारी इंद्र ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उनका उपयोग हनी ट्रैप के लिए किया। पवन कर्ण की कविताओं में इंद्र की अप्सराएं मानती हैं कि इंद्र अपनी सत्ता बचाने के लिए सीधे मुकाबले में उतरने के लायक नहीं था, इसीलिए वो अपने हरम में अप्सराएं रखता था और हनी ट्रैप में उनकी सेक्सुअलिटी का उपयोग करता था। राधा बल्लभ त्रिपाठी संस्कृत साहित्य के एक जाने माने विद्वान हैं। उन्होंने ही पवन कर्ण की कविताओं के दोनों संग्रहों की भूमिका लिखी है। अपनी प्रस्तावना में राधा बल्लभ त्रिपाठी लिखते हैं, संस्कृत का साहित्य जितना विशाल और संपन्न है उतना ही वह एकांगी भी है, क्योंकि वह पुरुष समाज के वर्चस्व और पुरुषवाद का साहित्य है। अपनी प्रस्तावना के शुरू में ही राधा बल्लभ त्रिपाठी लिखते हैं कि पवन कर्ण का स्त्री शतक एक विलक्षण कृति है। इसमें हमारी सभ्यता और इतिहास के अनछुए पहलू बहुत साहस और बेबाक शैली में कवि ने उजागर कर दिए हैं, जिनमें देश की आधी आबादी की भूली बिसरी कथाएं और व्यथाएं सिमटी हुई हैं। पवन कर्ण का यह कविता संग्रह संस्कृत साहित्य की उसी पुरुषवादी संस्कृति से टकराता है और पाठकों को भी टकरा सकने के लिए बौद्धिक और नैतिक ऊर्जा देता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है शशिकला। शशिकला की कथा का जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। उसकी कहानी स्त्री की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचय देती है। कथा के अनुसार शशिकला सुदर्शन नाम के राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। राजकुमार सुदर्शन अयोध्या के राजा ध्रुव संधि का बेटा था, जिसे सत्ता संघर्ष के बाद उसकी सौतेली मां ने राज्य से निकाल दिया। शशिकला के पिता का नाम सुबाहु था। वो चाहता था कि शशिकला का विवाह स्वयंवर नाम के आयोजन के जरिए हो, लेकिन शशिकला तो सुदर्शन को चाहती थी।
ऐसे में शशिकला ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, इसलिए किसी भी स्वयंवर का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। शशिकला के पिता सुबाहु ने सुदर्शन की गरीबी का हवाला देकर शशिकला को रोकना चाहा, लेकिन शशिकला अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने स्वयंवर में जाने से मना कर दिया और गुप्त रूप से सुदर्शन को संदेश भेजा कि वे आकर उन्हें ले जाए, अन्यथा वह अपने प्राण त्याग देगी। शशिकला का संदेश पाकर सुदर्शन आया और शशिकला ने वरमाला उसके गले में डाल दी। यह देखकर वहां उपस्थित राजाओं ने सुदर्शन पर हमला कर दिया। अपनी रक्षा के लिए शशिकला ने देवी दुर्गा को पुकारा और देवी ने उनकी रक्षा की। तो साथियों, पहले मैं कविता पढ़ रहा हूं और उसके बाद उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो पेश है कविता शशिकला। काम के सजी पुतले उन राजाओं के सामने भले ही चली जाया करती हूं अन्य स्त्रियां, स्वयंवर में उपस्थित उनके समक्ष मैं नहीं जा सकती। काम के सजी पुतले उन राजाओं के सामने भले ही चली जाया करती हूं अन्य स्त्रियां, स्वयंवर में उपस्थित उनके समक्ष मैं नहीं जा सकती। मुझे जिस पुरुष से विवाह करना है उसे स्वयंवर की परिधि से बाहर जाकर पहले ही चुन चुकी हूं मैं। मुझे जिस पुरुष से विवाह करना है उसे स्वयंवर की परिधि से बाहर जाकर पहले ही चुन चुकी हूं मैं। क्या मैं नहीं जानती कि स्वयंवर में पति चुनने वाली स्त्री को देखने वहां उपस्थित विवाह आकांक्षी पुरुषों के मन में कामनाओं के अश्व किस वेग से हिनहिनाते हैं। सबके बीच कई आंखों से टटोली जाती अपनी देह और रूप के बीच किसी स्त्री के लिए किसी वासना से भरे पुरुष को विवाह हेतु चुनने के लिए बाध्य करना भोग्या होने के लिए प्रेरित करने जैसा है उसे। स्वयंवरों में उल्लेखित राजाओं के गुण अवगुण कानों से सुनकर नहीं, साथ रहकर ही जा सकते हैं परखे। स्वयंवर में वर चुनने के लिए अपने हाथों में माला लेकर कुलीन स्त्री भी उस समय उस संपदा से अधिक नहीं होती जिसे धन बल से किया जा सकता है हासिल। अब तक स्वयंवरों का इतिहास भी वर चुनने के लिए सभा में उपस्थित होने वाली स्त्रियों को रक्त में भिगोता आया है अपने। स्वयंवर पुरुषों की उस हाट की तरह होते हैं जिसमें ताकतवर पशुओं की तरह परखा जाता है उनको, और यह विधि पर्याप्त है किसी स्त्री को बनाने के लिए पतिता। और मैंने किसी पतिता की तरह नहीं, तुम्हारी पुत्री की तरह वर चुन लिया है अपना। तो साथियों, ये तो थी कविता। अब मैं इस कविता के मर्म और संदेश पर थोड़ी बात करूंगा। वैसे तो अनेक लोग स्वयंवर के आयोजन का बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन यह कविता पितृसत्तात्मक समाज में प्रचलित स्वयंवर की प्रथा पर गहरा प्रहार करती है और नारीवादी चेतना के माध्यम से स्त्री की अस्मिता, गरिमा और चुनने की आज़ादी के सवाल को उठाती है। यह कविता किसी औरत को सामान की तरह पेश करने की प्रथा की खिलाफत करती है। यह कविता बताती है कि स्वयंवर वास्तव में एक औरत को वस्तु में बदल देने की प्रथा थी, और ऐसा उस समाज में ही हो सकता है जो स्त्री को मनुष्य की गरिमा देना नहीं जानता हो। यह कविता सबसे पहले स्त्री के वस्तुकरण का विरोध करती है। कवि ने स्पष्ट किया है कि स्वयंवर की सभा में खड़ी स्त्री एक संपदा या सामान से अधिक कुछ नहीं समझी जाती थी। स्वयंवर में स्त्री को भोग की वस्तु में बदल दिया जाता था, जिसे अनेक पुरुष लालसा भरी नजरों से देखते होंगे और आंखों ही आंखों से उसके कपड़े उतारते रहते होंगे। स्वयंवर में शामिल पुरुषों के मन में केवल कामुकता चल रही होती थी। वे स्त्री को मात्र भोग की वस्तु के तौर पर देख रहे होते। पुरुषों की दृष्टि को कामनाओं के अश्व और देह टटोलनी जैसी उपमाओं से परिभाषित किया गया है। यह दर्शाता है कि ऐसी सार्वजनिक प्रदर्शनियों में स्त्री एक स्वतंत्र इकाई न रहकर केवल एक भोग्या यानी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बना दी जाती है। दरअसल स्वयंवर में स्व यानी सेल्फ के लिए कोई जगह ही नहीं होती। इसमें चुनने का ढोंग होता है, क्योंकि स्वयंवर की सभी शर्तें पुरुषों के द्वारा तय की जाती हैं।
किसी स्वयंवर में धनुष तोड़ने या किसी में मछली की आंख में तीर मारने पर लड़की को ब्याह दिया जाएगा, ये सब तो पुरुषों के द्वारा तय किया जाता था और ये शर्तें भी पुरुषों की हिंसा भरी दुनिया के आधार पर ही तय की जाती थीं। इसलिए उन स्वयंवरों में चयन का ढोंग होता था। वास्तव में तो किसी भी पुरुष को लड़की पर थोप दिया जाता था। नारीवाद का मूल सिद्धांत एजेंसी या स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार है। पवन करण की ये कविता स्वयंवर को एक छलावा मानती है, क्योंकि वहां पुरुषों को ताकतवर पशुओं की तरह परखा जाता है, समझदार और प्यार के काबिल व्यक्ति की तरह नहीं। कविता के अनुसार शशिकला का किसी पुरुष को स्वयंवर की परिधि से बाहर जाकर चुन लेना ही वास्तविक चुनाव है। स्वयंवर की सीमित परिधि में थोपे गए पुरुषों को पति मान लेना एक निर्धारित ढांचे में फिट होना है। यह कविता पतिता और पुत्री की नई परिभाषाओं को सामने रखती है। कविता में पतिता शब्द का प्रयोग बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है। पारंपरिक समाज में पतिता उसे कहा जाता है जो सामाजिक मर्यादा तोड़ती है, लेकिन यहाँ नारीवादी दृष्टि से पतिता शब्द के अर्थ को उलट दिया गया है। कवि का मानना है कि हजारों पुरुषों की कामुक नजरों के सामने खुद को नुमाइश के लिए पेश करना और बाजार जैसी स्थिति में पति चुनना स्त्री को पतिता यानी गिरा हुआ बनाता है, जबकि इसके विपरीत अपनी पसंद से बिना किसी दबाव के वर चुनना गौरव की बात है। शशिकला अपने पिता से कहती है कि उसने यह चुनाव एक गरिमामय इंसान की तरह किया है, न कि किसी पतिता की तरह। कविता कहती है कि स्वयंवरों का इतिहास स्त्रियों को रक्त में भिगोता आया है। यह संकेत है उन युद्धों और संघर्षों की ओर जो स्वयंवर के कारण हुए, जैसे अंबा अंबालिका की कथा या पृथ्वीराज संयोगिता प्रसंग। नारीवादी इतिहास लेखन यह मानता है कि पुरुषवादी अहंकार की लड़ाई में स्त्री को हमेशा रणभूमि की तरह इस्तेमाल किया गया है। यह कविता परंपरा के साथ आधुनिक नारीवादी चेतना से लैस होकर संवाद करती है, जहां स्त्री की अनसुनी और अनकही आवाज को कवि ने स्वर दिया है। यह कविता स्थापित करती है कि पहला, विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है, ना कि सामाजिक शक्ति प्रदर्शन। दूसरा, स्त्री की देह सार्वजनिक संपत्ति नहीं है जिसे भरी सभा में परखा जाए। और तीसरा, सच्चा सशक्तिकरण निर्धारित विकल्पों में ही चुनने में नहीं, बल्कि विकल्प बनाने में है। यह कविता स्त्री को काम का पुतला समझने वाली संस्कृति और पितृसत्तात्मक नियमों को चुनौती देते हुए उसके मानवीय अधिकार की बहाली करती है। साथियों, यह थी कविता और उस पर कुछ बातें जो कि नारीवादी दृष्टि से की जा सकती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी, इस पर की गई बात पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं, ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।